जब सरकार अचानक वेतन बढ़ाने की बात करती है तो क्या वो सच में कर्मचारियों का भला चाहती है या वोटरों का दिल जीतना चाहती है? क्या 8वां पे कमीशन एक आर्थिक सुधार है या चुनावी तोहफा है? जब पहले से ही सरकारी बजट का बड़ा हिस्सा सैलरी और पेंशन में जा रहा है तो क्या देश इतनी बड़ी फाइनेंशियल लोड को उठा पाएगा? क्या इससे अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ेगा या रफ्तार मिलेगी? और सबसे अहम सवाल, जब करोड़ों सरकारी कर्मचारियों की जेब में एक साथ पैसा आएगा तो बाजार में क्या हलचल मचेगी? महंगाई बढ़ेगी या तरक्की की रफ्तार तेज होगी? क्या सरकार का यह कदम इकोनॉमी को बूस्ट करेगा या चुनावी मोर्चे को? 8वां पे कमीशन सुनने में तो बढ़िया लगता है, लेकिन इसके पीछे की मंशा और असर दोनों पर सवाल उठना लाजमी है। दोस्तों, आज बात करेंगे वेतन आयोग की, समझेंगे कि यह आयोग करता क्या है, इसके फैसलों से सरकार, राज्यों और देश की अर्थव्यवस्था पर कितना और कैसे असर पड़ता है। आप देख रहे हैं द फोर्थ डायमेंशन। मेरा नाम है अमृत। पे कमीशन यानी वो कमीशन जो तय करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का हर कर्मचारी, चाहे वो ऑफिस में फाइल संभालने वाला क्लर्क हो या किसी मंत्रालय का मुख्य सचिव, किस स्केल पर सैलरी पाएगा और रिटायरमेंट के बाद कितनी पेंशन मिलेगी। पे कमीशन सिर्फ वेतन बढ़ाने की बात नहीं करता, बल्कि कर्मचारियों की पूरी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जैसे सैलरी, पेंशन और भत्तों की समीक्षा करता है। अब बात करते हैं इसकी शुरुआत की। भारत में पे कमीशन की कहानी शुरू हुई थी आजादी से भी पहले, जनवरी 1946 में। पहला पे कमीशन बनाया गया था जिसके अध्यक्ष थे श्रीनिवास वरदाचारी। इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट मई 1947 में भारत की अंतरिम सरकार को सौंपी। इसके आधार पर सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 55 रुपए प्रति माह तय की गई थी। उस समय देश में कुल करीब 15 लाख सरकारी कर्मचारी थे। इसके बाद आया दूसरा पे कमीशन अगस्त 1957 में। इसके अध्यक्ष थे जगन्नाथ दास। इसने सैलरी में लगभग 14% की बढ़ोतरी की और न्यूनतम वेतन 80 रुपए कर दिया। कर्मचारियों की संख्या बढ़कर हो गई थी 25 लाख, यानी 10 साल में 10 लाख नई नौकरियां। वहीं तीसरे पे कमीशन को मंजूरी मिली अप्रैल 1970 में और इसने अपनी सिफारिशें दी मार्च 1973 में। इस बार सैलरी में लगभग 19% की बढ़ोतरी हुई और न्यूनतम वेतन 185 रुपए तय किया गया। कर्मचारियों की संख्या तब तक हो चुकी थी 30 लाख। इसके बाद आया चौथा पे कमीशन जिसकी रिपोर्ट आई 1986 में। इसके अध्यक्ष थे पीएन सिंघल। इस बार तो बढ़ोतरी ने रिकॉर्ड बना दिया। सैलरी में लगभग 30% की बढ़ोतरी हुई और न्यूनतम वेतन हो गया 750 रुपए। सोचिए, पिछले पे कमीशन में 19% की बढ़ोतरी थी और अब सीधे 30%। फिर बना 5वां पे कमीशन 9 अप्रैल 1994 को। इसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति एस रत्नावेल पांडियन। रिपोर्ट आई जनवरी 1997 में। इस बार न्यूनतम वेतन 750 रुपए से बढ़ाकर 2550 रुपए कर दिया गया, यानी 3 गुना इंक्रीमेंट। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि कमीशन ने सिफारिश की थी कि सरकारी कर्मचारियों की संख्या में 30% की कटौती की जाए और 3.5 लाख खाली पदों पर भर्ती न किया जाए। सरकार ने यह सिफारिश लागू नहीं की, लेकिन इतना तय था कि सरकारी खर्च पर इसका दबाव बढ़ने वाला था। इसके बाद छठा पे कमीशन बना जुलाई 2006 में। अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति बीएन श्री कृष्णा। इस कमीशन ने न्यूनतम वेतन 2550 रुपए से बढ़ाकर 7000 रुपए कर दिया, यानी करीब 175% की बढ़ोतरी। फिर आया 7वां पे कमीशन जिसकी घोषणा 25 सितंबर 2013 को तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने की थी। उस समय प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। इस कमीशन की अध्यक्षता की न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर ने। इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू होनी थी, लेकिन कुछ तकनीकी देरी के कारण इसे 16 जून 2016 से लागू किया गया। इसमें 23.55% का कुल इंक्रीमेंट हुआ, यानी वेतन, भत्ते और पेंशन सब मिलाकर। अगर देखा जाए तो हर पे कमीशन के साथ भारत सरकार का खर्च बढ़ता चला गया। पहले जहां 55 रुपए मिनिमम सैलरी थी, वो अब 18,000 तक पहुंच चुकी है और अब 8वां पे कमीशन आने वाला है। अब आगे क्या होगा? 2025 की शुरुआत में सरकार ने ऐलान किया कि 8th सेंट्रल पे कमीशन का गठन हो रहा है। इस बार आयोग की चेयरपर्सन है जस्टिस रंजना देसाई, सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज। साथ में आईआईएम बेंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष बतौर पार्ट टाइम मेंबर और पेट्रोलियम सचिव पंकज जैन बतौर मेंबर सेक्रेटरी शामिल हैं। कुल मिलाकर यह आयोग करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स की उम्मीदों का प्रतिनिधित्व करेगा। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी टीओआर को मंजूरी मिल गई। यही वो दस्तावेज है जो आयोग को बताता है कि उसे
किन मुद्दों पर सिफारिशें देनी हैं। अब सवाल है कि आखिर क्या है टर्म्स ऑफ रेफरेंस। टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी TOR का मतलब है कि आयोग को क्या क्या काम करने हैं, उसकी सीमा और जिम्मेदारियां क्या होंगी। यानी अब सरकार ने 8वें पे कमीशन को आधिकारिक तौर पर यह बता दिया कि उसे किन बातों पर रिपोर्ट देनी है, जैसे सैलरी, पेंशन, भत्ते और महंगाई भत्ते की समीक्षा कैसे करनी है, किन पैरामीटर्स पर तय करना है कि कितना इजाफा होना चाहिए और कब से लागू करना है। सीधे शब्दों में सरकार ने पे कमीशन को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अब यह टीम बैठकर देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए नई सैलरी स्ट्रक्चर को तय करने की तैयारी शुरू करेगी। इस आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में सरकार ने क्या लिखा है, चलिए डिटेल में समझते हैं। पहला, आयोग को देश की आर्थिक स्थिति पर नजर रखनी है। मतलब ये कि सैलरी बढ़ाने की सिफारिश करते वक्त उसे यह भी देखना होगा कि सरकार के पास विकास और वेलफेयर योजनाओं के लिए पर्याप्त पैसा बचा रहे। दूसरा, आयोग को यह भी देखना है कि राज्य सरकारों पर इसका क्या असर पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर राज्य केंद्र की सिफारिशों को कुछ बदलावों के साथ लागू करते हैं। तीसरा, आयोग को निजी क्षेत्र और सार्वजनिक उपक्रमों यानी PSUs की वेतन संरचना से भी तुलना करनी है, ताकि सरकारी कर्मचारियों का वेतन संतुलित रहे और टू हाई और टू लो स्थिति न बने। लेकिन इस बार एक नया और बहुत अहम पॉइंट जोड़ा गया है और यह है अनफंडेड कॉस्ट ऑफ नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम्स को ध्यान में रखना। सिंपल भाषा में कहें तो इसका मतलब है सरकार यह भी देखेगी कि पुरानी पेंशन स्कीम जैसी व्यवस्थाएं कितनी टिकाऊ हैं, क्योंकि वो अनफंडेड और नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी होती हैं। यानी उनके लिए पैसा सरकार के बजट से सीधे निकलता है, कोई योगदान नहीं होता। ये जोड़ा गया पॉइंट दरअसल उस डिबेट से जुड़ा है जो पिछले कुछ सालों से चल रही है। ये डिबेट है ओल्ड पेंशन स्कीम बनाम नेशनल पेंशन सिस्टम NPS की। देखिए, कई राज्यों ने OPS को फिर से लागू किया है, लेकिन केंद्र सरकार अभी NPS पर कायम है। और इसी बहस के बीच यूनिफाइड पेंशन स्कीम भी आई, जिसमें 10,000 रुपए की मिनिमम अश्योर्ड पेंशन और फैमिली पेंशन का प्रावधान किया गया। तो साफ है कि 8th पे कमीशन सिर्फ वेतन बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि पूरे पेंशन सिस्टम के रीवैल्यूएशन के लिए भी तैयार किया गया है। लेकिन असली सवाल यह है कि वेतन बढ़ेगा कितना। अब आते हैं उस हिस्से पर जो हर सरकारी कर्मचारी के दिमाग में सबसे पहले आता है, सैलरी कितनी बढ़ेगी। और यह तय होता है फिटमेंट फैक्टर से। चलिए फिटमेंट फैक्टर को डिटेल में समझते हैं। देखिए, फिटमेंट फैक्टर एक टाइप का मल्टीप्लायर होता है जिसके बेसिस पर सैलरी और पेंशन को कैलकुलेट करते हैं। सैलरी हाइक को अच्छे से समझने के लिए जरा पीछे चलते हैं 7वें पे कमीशन पर। उस वक्त न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए तय हुई थी। ध्यान रखिए, अब जब भी नया पे कमीशन लागू होता है, डियरनेस अलाउंस को फिर से शून्य कर दिया जाता है। यानी 2016 में जब 7वां पे कमीशन आया था तब DA 0 किया गया था। उसके बाद हर साल 2 बार DA बढ़ाया जाता है। अब 2025 की शुरुआत तक DA करीब 53% तक पहुंच चुका था और 2026 तक यानी 8वें पे कमीशन के लागू होने से ठीक पहले यह करीब 59% हो गया है। इसका मतलब जो बेसिक सैलरी 2016 में 18,000 रुपए थी, वो DA के साथ मिलकर अब लगभग 29,000 रुपए तक पहुंच गई है। अब मान लीजिए कि 8वें पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 2 रखा गया, तो इसका सीधा अर्थ हुआ कि 18,000 गुने 2 36,000 रुपए। ध्यान दीजिए, फिटमेंट फैक्टर को 2016 की बेसिक सैलरी से गुणा किया जाएगा, न कि 2026 की 8वें पे कमीशन लगने से जस्ट पहले की सैलरी से। अब बढ़ोतरी कैसे गिनी जाएगी? 2026 में जब नया कमीशन लागू होगा तो सैलरी बढ़ेगी वर्तमान 29,000 रुपए के मुकाबले, यानी करीब 24% की बढ़ोतरी। अब अगर फिटमेंट फैक्टर और बढ़ाया गया है जैसे 2.3 या 2.8 तक, तो सैलरी में उछाल 30 से 40% तक भी जा सकता है। यानी इतना मान लीजिए कि जेब में काफी भारी इजाफा तय है। अब बात करते हैं पेंशन की। सरकारी नियम के मुताबिक रिटायरमेंट के वक्त जो आखिरी बेसिक सैलरी होती है, उसी का 50% पेंशन के रूप में दिया जाता है। मतलब अगर किसी की लास्ट बेसिक सैलरी 1 लाख है तो पेंशन 50,000 रुपए होगा। अब अगर 8वें पे कमीशन में सैलरी 30 से 35% तक बढ़ती है तो पेंशन भी उसी अनुपात में ऊपर जाएगी। 6ठे पे कमीशन में पेंशन 14% बढ़ी थी, 7वें में करीब 23.6% और अब उम्मीद की जा रही है कि 8वें पे कमीशन में पेंशन लगभग 34% तक बढ़ सकती है। देखिए, ये एक काल्पनिक एग्जाम्पल है, केवल समझाने के पर्पज से यूज किया गया है। अब एग्जैक्टली क्या होगा ये तो कमीशन ही बताएगा। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। आलोचकों की दलील यह है कि 10 साल बाद वेतन आयोग की सिफारिशों से एक तरफ सरकारी कर्मचारियों को राहत मिलेगी, लेकिन दूसरी तरफ सरकार पर लाखों करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ भी पड़ेगा। आखिर कितना होगा ये बोझ?
अब जरा सोचिए, अगर सिर्फ एक कर्मचारी की सैलरी 30% बढ़े तो कुल 50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स पर कितना खर्च बढ़ेगा। भारत सरकार का कुल बजट लगभग 47 लाख करोड़ है वित्त वर्ष 2024-25 के अनुसार। इसमें सैलरी और पेंशन पर सीधा खर्च करीब 8.4 लाख करोड़ के आसपास आता है। इसमें 3.2 लाख करोड़ रुपए सैलरी और लगभग 5.2 लाख करोड़ रुपए पेंशन के लिए। यह आंकड़ा यूनियन बजट 2024 एक्सपेंडिचर प्रोफाइल से लिया गया है। अब अगर हम इस खर्चे का पूरे बजट से प्रतिशत निकालें तो लगभग 17 से 18% के बीच बैठता है। यानी भारत सरकार अपने हर 100 रुपए के बजट में से करीब 18 रुपए सिर्फ कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और भत्तों में खर्च करती है। अगर इसे पूरे देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ा जाए तो यह खर्च जीडीपी का लगभग 2.1% बैठता है। यानी सैलरी और पेंशन पर होने वाला खर्च अपने आप में बेहद बड़ा हिस्सा लेता है। अब अगर इसी की तुलना हम भारत की विकास योजनाओं से करें तो एक दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। उदाहरण के लिए देश की सबसे बड़ी ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा को वित्त वर्ष 2024-25 में सिर्फ 86,000 करोड़ रुपए मिले, जो सैलरी पेंशन के खर्च का मुश्किल से 1/10वां हिस्सा है। इसी तरह हर गरीब परिवार को घर देने वाली प्रधानमंत्री आवास योजना को इस साल 54,500 करोड़ रुपए का बजट मिला है और जल जीवन मिशन, जो हर घर नल जल पहुंचाने का सपना पूरा कर रहा है, उसकी कुल अनुमानित लागत लगभग 3.6 लाख करोड़ है। अब सोचिए, जब विकास योजनाओं, रोजगार कार्यक्रमों और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जैसे अहम सेक्टर्स को मिलाकर भी इतना खर्च नहीं होता जितना सिर्फ सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन पर होता है, तो ये अपने आप में बताता है कि केंद्र सरकार का वित्तीय बोझ कितना बड़ा है। यानी जितना पैसा पूरे भारत के गांव-गांव में पानी, रोजगार और घर देने पर खर्च होता है, उतना लगभग अकेले सैलरी पेंशन के भुगतान में चला जाता है। देखिए, आपको अभी बताया कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए अनुमान है कि केंद्र सरकार का कुल वेतन, पेंशन, भत्ता खर्च 7 से 8 लाख करोड़ से ज्यादा होगा, जो कि उसके राजस्व व्यय का लगभग 18% है। अब अतिरिक्त खर्चे की बात की जाए तो 7th पे कमीशन के समय 23.55% की बढ़ोतरी ने सरकार पर 1.02 लाख करोड़ का अतिरिक्त बोझ डाला था। अगर 8th सेंट्रल पे कमीशन में यह वृद्धि 30% के आसपास हुई तो सरकार पर अतिरिक्त भार 1.5 से 1.8 लाख करोड़ तक जा सकता है। यानी जितनी खुशियां कर्मचारियों को मिलेंगी उतनी ही टेंशन फाइनेंस मिनिस्ट्री को। दोस्तों, क्या आपके मन में भी सवाल आया कि विकसित देशों में यह खर्चा कितना है? अब अगर तुलना करें दुनिया के बड़े देशों से, जैसे अमेरिका से, तो अमेरिका में फेडरल सरकार का यह हिस्सा जीडीपी का सिर्फ 1.6% है। ब्रिटेन में लगभग 2% ऑफ जीडीपी है। वहीं फ्रांस, जो अपने उदार वेलफेयर सिस्टम के लिए जाना जाता है, वहां भी यह खर्च 2.5% ऑफ जीडीपी के आसपास है। और जापान में सरकार का कुल सैलरी, पेंशन, बिल जीडीपी का सिर्फ 1% के आसपास है। अब सोचिए, जहां अमेरिका और जापान जैसे विकसित देश 100 में से 8 से 10 रुपए कर्मचारियों पर खर्च करते हैं, भारत वहां 18 रुपए खर्च करता है। फर्क सिर्फ इतना नहीं है कि भारत में नौकरशाही बड़ी है, बल्कि हमारी पेंशन व्यवस्था का बड़ा हिस्सा अब भी अनफंडेड, यानी बिना किसी योगदान के चल रहा है। और यही वो वजह है कि जब भी नया पे कमीशन आता है तो सरकारी कर्मचारियों की जेब में पैसे बढ़ते हैं, लेकिन सरकार के बजट पर बोझ और बड़ा हो जाता है। अगर 8वें वेतन आयोग में 30% तक की बढ़ोतरी लागू होती है तो यह खर्च जीडीपी का लगभग 2.5% तक पहुंच सकता है। मतलब सरकार की जेब पर एक और बड़ा झटका और विकास योजनाओं के लिए कम जगह, और यहीं से पे कमीशन का काम इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब सवाल उठता है, क्या सिर्फ केंद्र पर असर होगा? बिल्कुल नहीं। अधिकांश राज्य अपने कर्मचारियों के लिए केंद्रीय सिफारिशों को ही अपनाते हैं, इसलिए जो भी वेतन वृद्धि केंद्र करेगा उसका रिपल इफेक्ट राज्यों तक जाएगा। कुछ राज्य जैसे राजस्थान, हिमाचल और पंजाब पहले ही ओपीएस के रास्ते पर चल चुके हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम के रास्ते पर, इसलिए उनके लिए 8th पे कमीशन का वित्तीय दबाव और ज्यादा होगा। लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकारों पर वित्तीय दबाव वन साइडेड पिक्चर है। क्यों? क्योंकि पे कमीशन का अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कैसे? आइए समझते हैं। जब सैलरी बढ़ती है तो इकोनॉमी भी मुस्कुराती है। अब जरा सोचिए, अगर एक झटके में लाखों सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ जाए तो क्या होगा? सिर्फ एक आदमी की जेब नहीं भरेगी, बल्कि पूरा बाजार गूंज उठेगा। जब जेब में ज्यादा पैसा आता है तो उसका सफर शुरू होता है। कुछ पैसा बैंक में, कुछ शेयर या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होगा, कुछ घर गृहस्थी पर खर्च होगा
कुछ सीधा दिल की ख्वाहिशें पूरी करने में। लक्ष्मी जी का यही नियम है, वो चलायमान होती हैं। जब सैलरी बढ़ती है तो देश की इकोनॉमी में जैसे नई सांस भर जाती है। सोचिए, कोई नया मोबाइल लेगा, कोई बाइक अपग्रेड करेगा, कोई बीवी के लिए सोने का हार लाएगा या बच्चों के लिए प्ले स्टेशन। कुछ लोग ट्रिप प्लान करेंगे, मालदीव या मनाली कहीं तो जाएंगे ही। और जो ये सब नहीं करेंगे वो सेविंग्स करेंगे बैंक के एफडी या म्यूचुअल फंड में। मतलब पैसा रुकता नहीं है, वो घूमता रहता है। और जब पैसा घूमता है तो मार्केट में डिमांड पैदा होती है। डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ती है। डिमांड सप्लाई का यही खेल अर्थव्यवस्था का इंजन है, जो जीडीपी की रफ्तार को तेज करता है और देश की ग्रोथ को गियर में डाल देता है। ऐसा ही एक इफेक्ट हमने मनरेगा के शुरुआती सालों में देखा। जब लोगों के हाथ में पहली बार सीधा कैश आया तो गांव से लेकर कस्बे तक बाजारों में हलचल मच गई। अब आंकड़े सुनिए। जब 7वां पे कमीशन लागू हुआ तो सरकार पर वेतन और पेंशन का करीब 1 लाख करोड़ का अतिरिक्त खर्च आया। यानी इतने पैसे सीधे मार्केट में डाले गए। पर इसका असर क्या हुआ? सरकारी डेटा के मुताबिक 2016-17 में देश में पर्सनल इनकम 13.96 लाख करोड़ थी। 7वां पे कमीशन लागू होते ही 2017-18 में यह बढ़कर 15.94 लाख करोड़ हो गई। यानी लगभग 14.2% की छलांग। अब यह पैसा गया कहां? ऑटोमोबाइल सेक्टर में कारों और बाइक्स की बिक्री 14.22% बढ़ी। होम लोन डिसबर्समेंट 11% बढ़ा। बैंकों ने एक साल में 1.43 लाख करोड़ के होम लोन दिए। यानी पैसा नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे दोनों दिशाओं में बहने लगा। रिक्शा वाले से लेकर टाटा तक सबके पास बिजनेस आया। बाटा से लेकर टाटा तक सबने कमाया। और जब बाजार में इतनी खरीद फरोख्त होती है तो सरकार को भी उसका सीधा फायदा मिलता है। कैसे? टैक्स से। जब सैलरी बढ़ती है तो टैक्स स्लैब में ज्यादा लोग आते हैं, सरकार की कमाई अपने आप बढ़ जाती है। वित्त वर्ष 2024-25 में कुल 22.08 लाख करोड़ की ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन हुई है, जो पिछले वर्ष से करीब 9.4% ज्यादा है। अब अगर 8वां पे कमीशन लागू होने के बाद इकोनॉमी में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त पैसा घूमेगा तो जाहिर है लोगों की बाइंग पावर बढ़ेगी, मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, सरकार को टैक्स के रूप में और ज्यादा पैसा मिलेगा। सरल शब्दों में कहें तो जब जनता के पास पैसा आता है तो सरकार के पास दोगुना पैसा वापस लौटता है। फायदा सिर्फ वित्त मंत्रालय को नहीं होता बल्कि सिस्टम को भी होता है। सैलरी बढ़ने से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है, काम में प्रोडक्टिविटी आती है और जब सरकारी मशीनरी अच्छा परफॉर्म करती है तो रोड, रेल, स्कूल, अस्पताल, हर सेक्टर की क्वालिटी बेहतर होती है। यानी 8वां पे कमीशन सिर्फ सैलरी हाइक नहीं है, ये एक इकोनॉमिक चेन रिएक्शन है जहां हर नोट घूमकर फिर से उसी सिस्टम में जान डालता है जिसने उसे पैदा किया। लेकिन पे कमीशन को लेकर कुछ गंभीर सवाल अभी हैं। क्या हैं ये सवाल? यहां एक गंभीर सवाल उठता है, क्या हर 10 साल में सैलरी डबल करना एक सस्टेनेबल मॉडल है? जब सरकार की रेवेन्यू ग्रोथ महज 12 से 13% हो और पेंशन खर्च हर साल 18 से 20% की दर से बढ़ रहा हो तो ये मॉडल लंबे वक्त तक टिकना मुश्किल है। इसीलिए अब चर्चाएं शुरू हैं कि पे कमीशन को डायनेमिक फॉर्मूला में बदला जाए, यानी हर साल या हर 3 साल में ऑटोमेटिक रिवीजन मैकेनिज्म लागू हो ताकि कर्मचारियों को महंगाई भत्ते डीए की तरह सैलरी एडजस्टमेंट मिलता रहे और हर दशक में यह झटका मॉडल न बन जाए। दूसरा गंभीर सवाल यह है कि क्या पे कमीशन की घोषणा राजनीति से प्रेरित है? देखिए, पे कमीशन की घोषणा अक्सर ऐसे वक्त पर की जाती है जब चुनाव नजदीक हो, जिससे सरकार पर राजनीतिक टाइमिंग का शक गहराता है। सैलरी और पेंशन बढ़ाने से करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की जेब में पैसा आता है जो सीधा वोट बैंक में बदल सकता है। कई बार देखा गया है कि सरकारें पे कमीशन लागू करने या उसके फायदों की घोषणा चुनावी साल में ही करती हैं ताकि जन समर्थन बढ़े। इसे अर्थशास्त्र की भाषा में फिस्कल पॉपुलिज्म कहा जाता है, यानी ऐसे आर्थिक फैसले जो राजनीतिक लाभ के लिए किए जाएं। हालांकि समर्थक इसे कर्मचारियों के न्यायोचित हक की बहाली बताते हैं, लेकिन विरोधी इसे वोट मैग्नेट कहकर देखते हैं। तो अगली बार जब आप 8th पे कमीशन की खबर सुने तो सिर्फ सैलरी बढ़ी के एंगल से मत देखिए। इस आयोग की कहानी में देश की अर्थव्यवस्था, राज्य का बजट और राजनीति तीनों एक साथ चल रहे हैं। सरकार को भी इस बार सिर्फ वेतन बढ़ाने का नहीं बल्कि न्याय संगत और टिकाऊ वेतन संरचना बनाने का मौका मिला है। अगर इसे सही तरीके से लागू किया गया तो यह न सिर्फ सरकारी कर्मचारियों की जिंदगी को आसान करेगा बल्कि भारत की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक स्थिर, आधुनिक और जवाबदेह सिस्टम में बदल सकता है। अगर नहीं किया गया तो आने वाले सालों में यह पे कमीशन एक फिस्कल टाइम बॉम्ब साबित हो सकता है।
जो हर 10 साल बाद सरकार के बजट को झटका देता रहेगा। आज के एपिसोड में इतना ही। जल्द मिलते हैं दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।